हेलो दोस्तों, मैं संजीत वंस अगेन आया हूं आपके सामने आज अपने एक नए टॉपिक के साथ। और आज के इस ब्लॉग का टॉपिक है ऋषि सुनक कैसे हारे। जी हाँ, हाउ ऋषि लॉस्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट इलेक्शन। वाज इट ऑर्गेनिक लॉस, और इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण ऋषि लॉस्ट हुए, और क्या उसे रिकवर किया जा सकता था टाइम रहते। तो सबसे पहले मैं आज इस ब्लॉग के माध्यम से अपने कुछ 4 और 5 रीज़न शेयर करूंगा। हालांकि इस ब्लॉग के शुरू करने से पहले मैं आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऋषि सुनक, बिकॉज एज एन इंडियन मुझे ये गर्व महसूस होता है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन में, यूके में पहले भारतीय वंशज के ऐसे प्रधानमंत्री बने। और चाहे उनका कार्यकाल टेन्योर 2 सालों का ही था, छोटा ही था, लेकिन उन्होंने अपनी एक इम्प्रिंट अपने इस टेन्योर में बनाया। हालांकि उनके अगेंस्ट और उनको क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट 2 सालों में एक दूसरे कंट्री से आकर के उनके उनके चाहे उनके पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ही आए, यहाँ आकर के अपनी एक जगह बना करके और ब्रिटिश पार्लियामेंट में एज अ प्राइम मिनिस्टर बनना, ये इट्सेल्फ शोज़ दैट हाउ पावरफुल दिस इज़। और जीतना हारना इलेक्शन में, दिस इज़ ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ लाइफ। और ऐसी बात नहीं है कि ऋषि सुनक की जगह कोई दूसरे प्रधानमंत्री होते तो शायद वो नहीं हारते, क्योंकि कंजर्वेटिव का 14 ईयर्स हो चुका था, और एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी, कोविड जैसे बीच में महामारी, रूस यूक्रेन का वॉर, जिससे इन्फ्लेशन का बढ़ना, तो बहुत ऐसे कारण थे जिससे ये नेचुरल लग रहा था कि इट्स अ वोट फॉर चेंज। और वो लेबर की जगह कोई और भी तीसरी भी पार्टी होती और उनको यदि ऑप्शन दिखता पब्लिक को, तो शायद लोग ट्राई करते। सो नाउ कम टू मेन टॉपिक। मैं अपने कुछ रीज़न शेयर कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम जो भी मैंने बोले, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव की हार में शायद उनके मार्जिन में, मतलब जितनी बड़ी हार कंजर्वेटिव की हुई, शायद उतनी नहीं हो सकती थी यदि ये और भी कुछ कारण होते। तो सबसे पहला कारण ये कि मैं ऐसा मानता हूं कि ऋषि सुनक की लीडरशिप की कमी इसलिए क्योंकि आप उनको देखोगे कि ऋषि सुनक जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो 2-3 प्राइम मिनिस्टर के हटने के बाद, हालांकि ये वोट लिया गया था बोरिस जॉनसन के नाम पे, बट बोरिस जॉनसन किसी कारण से उलझ गए और वो चला नहीं पाए। देन लीज ट्रस आई। लीज ट्रस could also not survive a long period of time because उस छोटे से पीरियड में ही उनके कुछ ऐसे डिसीजंस ने लोगों को काफ़ी इनकन्वीनियंट डाला, और लगा इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ेगी। सो कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों ने ही ये डिसाइड किया कि ये लीडरशिप चेंज का टाइम है, और उनकी जगह ऋषि सुनक को लाया गया। बट ऋषि सुनक के आने के बावजूद भी वो पूरी तरीके से अपनी पार्टी पे कंट्रोल नहीं दिखा पा रहे थे, और ये नेचुरल कारण था, जिसके कारण बहुत सारे कैंप बन गए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स और राइवलरीज ने लीडरशिप को कमजोर किया। सो दिस इज वन रीजन। दूसरा सबसे बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कैंपेन की इनएफिशिएंसी थी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यूके के इलेक्शन में, ये लास्ट इलेक्शन में, कंजर्वेटिव पार्टी, ऋषि सुनक और उनकी लीडरशिप एक कोहेरेंट फोर्स की तरफ लड़ रही थी और अपने मैसेज को स्ट्रांगली पब्लिक तक पहुंचा पाने में सफल रही। सो उन्होंने कैंपेन में बहुत सारी स्ट्रेटेजिक गलतियां की, और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगा कि डी डे की जो 80वीं वर्षगांठ थी, वो समारोह में वो जल्दी से निकल गए, और ये उनका एक बिज़ारे डिसीजन लग रहा था। बहुत सारे लोगों ने यूके में इस चीज़ को काफ़ी दूसरी तरीके से लिया, और जिससे मुझे लगता है कि उनके इमेज को काफ़ी धक्का लगा। तीसरा कारण मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्शियल रवांडा डिपोर्टेशन प्लान, जिसको कारण कुछ लोगों में काफ़ी आउटरेज था। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सारे लोग इस चीज़ के अगेंस्ट थे, बट कुछ लोगों में इसका आउटरेज था, और लोगों ने इसे इनह्यूमन और इल कंसिडर्ड प्लान मान करके उनके सपोर्ट बेस में, जो उनको एक्सटर्नल, उनके कोर वोट के अलावा जो वोटर वोट करने वाले थे, उन्होंने वोट नहीं दिया, और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और चौथा कारण मैं ऐसा मानता हूं कि आपने सुना होगा नाइजल फराज का नाम, जो एक बहुत रेपुटेड एंड फेमस राइट विंग लीडर हैं। उन्होंने ऋषि सुनक को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, और फराज का ये स्टेटमेंट कि सुनक को ब्रिटिश हिस्ट्री और कल्चर की समझ नहीं है, और जो उनके खिलाफ एक काफ़ी बड़ा इशू बन गया, स्पेशली जो कोर राइट विंग ब्रिटिश वोटर्स हैं, उनमें नाइजल फराज के स्टेटमेंट को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। और जब नाइजल फराज एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, जिसके कारण भी मुझे ऐसा लगता है कि उनके काफ़ी राइट विंग सपोर्टर्स जो हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टी के राइट विंग सपोर्टर्स हैं, वो वोट करने नहीं निकले, या उन्होंने रिफॉर्म यूके पार्टी, जो नाइजल फराज ने एक नई पार्टी बनाई है, उनको वोट किया, जिसके कारण भी काफ़ी वोट डिवीज़न हुआ, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लेबर पार्टी को पड़ा।
और सबसे बड़ा और ये लास्ट मुझे ऐसा लगता है कि लेबर पार्टी के टाइम फॉर चेंज का जो स्लोगन उन्होंने दिया और दो बातें उन्होंने जो बोला, दैट पहला वो टैक्सेशन नहीं बढ़ाएंगे और दूसरा कि अपने फॉरेन पॉलिसी में भी वो कोई बदलाव नहीं करेगी, जिसके कारण जो वोटर्स थे उनको इन पे कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन्हें ऐसा लगा दैट काफ़ी दिनों के बाद आफ्टर 14 ईयर्स वी शुड गिव अ चांस टू अ लेबर पार्टी एंड सी हाउ दे वर्क्स। तो ये मुझे 5 ऐसे स्पेसिफिक कारण लगे। हालांकि मैं अभी भी इस बात से काफ़ी खुश हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, बिकॉज अनलाइक अदर डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया और अदर कंट्रीज़, यूके की जो इंस्टीट्यूशंस है और उनके जो किंग हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और जिसके कारण चाहे कंजर्वेटिव हो या लेबर पार्टी हो, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आमूल चूल परिवर्तन इनके गवर्नेंस में या इनकी पॉलिसीज़ में नहीं आने वाले हैं। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि लेबर पार्टी आई है तो अपने कुछ उनके खास वोट बैंक को प्लीज़ करने के लिए शायद वे कुछ ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं, जैसे इमिग्रेशन, मैंने बोला इमिग्रेशन वगैरह को लेकर के, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग चेंज। और दूसरा, मैं जितना कीर स्टारमर के पॉलिटिकल हिस्ट्री को मैंने पढ़ा है और समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट फार एक्सट्रीम लेफ्ट पॉलिटिकल लीडर, अनलाइक जेरेमी कॉर्बन एंड अदर जो काफ़ी एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट थे, उन तरह की इनकी एक आइडियोलॉजी नहीं है। But again, he has to run the government, he has to run the Labour Party, he has to run and take along the people of UK. So of course मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 साल शायद इस तरह से ही गुजर जाए, लेकिन मैं इस बात से अभी भी इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि इनके आने से इकोनॉमिक पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों में क्या पड़ेगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो चाहे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट हो या यूके गवर्नमेंट हो, कोई इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर सकती है, क्योंकि इस इन्फ्लेशन का रीज़न कोई इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल है। और जब तक रसिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट है ग्लोबली, तब तक इन्फ्लेशन को उस तरह से कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो यही मेरे थॉट्स थे। तो दोस्तों, ये मैंने आपसे शेयर किए जिसकी जो आपने सुना, और यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं या असहमत हैं, I would like to receive your comments, your opinions, and आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा, then please like, share and subscribe. Till the time, take care yourself and speak to you soon.